होगी रिकॉर्डिंग शुरू। देखो बच्चों, आज आपका C++ का लेक्चर है, फर्स्ट लेक्चर है ये। आप थोड़े ही बच्चे आए हो, तो इससे पहले देखो आपने C किया था फर्स्ट सेम में और थर्ड सेम में, ठीक है। अब हम करेंगे C++। इधर हो जाओ, आप इधर आ जाओ, सामने दिख जाओगे। अब हम C++ करेंगे। तो C++ क्या है? C++ C का एक सुपरसेट है। सुपरसेट का मतलब क्या होता है कि जितना कंटेंट्स C के हैं वो सारे के सारे कंटेंट्स C++ में भी होंगे। इसका मतलब कि आपने C लैंग्वेज का अगर कोई प्रोग्राम बनाया है तो वो प्रोग्राम C++ के कंपाइलर पे रन करना चाहोगे तो वो कंपाइलर उस C++ वाला कंपाइलर C के प्रोग्राम के कोडिंग को समझ सकता है। उसके पास इतना दिमाग, इतनी बुद्धि है C++ के पास कि वो C वाले प्रोग्राम को समझ सके, कंपाइल कर दे, उसको ट्रांसलेट कर दे और उसके बाद उसको एग्जीक्यूट कर दे। ये बात क्लियर हो गई? तो C हमको आती है ना, और C++ हमने सीखनी है। तो C++ में आज मैं आपको पहली चीज कराऊंगा इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स। इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट। अब मुझे ये बताओ कि C लैंग्वेज में आपने इनपुट आउटपुट की कौन सी स्टेटमेंट यूज की थी? स्कैनएफ और प्रिंटएफ। स्कैनएफ एंड प्रिंटएफ। ये दोनों क्या थे? ये फंक्शन थे। ये कौन से फंक्शन थे? लाइब्रेरी फंक्शन थे। लाइब्रेरी फंक्शन कौन से होते हैं? जिनका कोड पहले से ही लिखा होता है, जिनका कोड हम नहीं लिखते। जिनका कोड हम लिखते हैं उनको क्या बोलते हैं? यूजर डिफाइंड फंक्शन, UDF। उनको UDF बोलते हैं। तो हमने इनपुट और आउटपुट करवाने के लिए C लैंग्वेज में स्कैनएफ और प्रिंटएफ नाम के लाइब्रेरी फंक्शन का यूज किया हुआ है। उनका यूज करना हमको आता है। तो अगर मैं C++ में कहूं भाई C++ में मैंने इनपुट आउटपुट करवाना है तो मैं क्या कहूंगा कि भाई क्योंकि C++ वाले कोड को रिकॉग्नाइज कर सकता है, तो मैं अगर C++ में स्कैनएफ और प्रिंटएफ फंक्शन का यूज करूं तो ये चल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन स्कैनएफ और प्रिंटएफ फंक्शन का यूज करने के लिए आपको एक हेडर फाइल यूज करनी पड़ती थी। वो हेडर फाइल कौन सी थी? stdio.h। stdio.h हेडर फाइल में इन दोनों फंक्शन का जो कोड है वो लिखा होता था। वो हमने नहीं लिखा, हमको तो लिखाया पकी पकाई खीर मिली थी, वो हमने तो बस वो उस खीर को खाया था, ठीक है ना। तो stdio.h नाम के हेडर फाइल में हमें स्कैनएफ और प्रिंटएफ फंक्शन का कोड मिल जाता था। हम मेन फंक्शन हेडर फाइल को इंक्लूड करते थे। मेन फंक्शन में इन दोनों इनपुट और आउटपुट वाले फंक्शंस को कॉल कर लेते थे और हमारा इनपुट और आउटपुट का काम चल जाता था। C में बता रहा हूं मैं आपको। अब आपको करना है C++। तो C++ करने का सबसे आसान तरीका तो ये है कि भाई आप C वाला ही काम करे जाओ, क्योंकि C++ कोई दिक्कत तो करेगा नहीं। C का कोड चलाने में C++ कोई दिक्कत नहीं करेगा। तो C वाला कोड आप चला सकते हो C++ में। तो ये तो कोई अच्छी बात नहीं हुई, हमने तो C++ सीखनी है। इसको बंद कर दरवाजे को।
हमने तो सी प्लस प्लस सीखनी है क्या कोई? अरे आओ, इधर आओ। क्या बात है, चलो बंद करो, जो नहीं आता नहीं आएगा। यहाँ कॉलेज में आके भी क्लास में ना आए ऐसे बच्चों का क्या बोलें अब। तो हम सी प्लस प्लस में सी वाला कोड तो चला सकते हैं, लेकिन हमने ऐसा काम नहीं करना। हमने सी प्लस प्लस सीखनी है। इसका मतलब सी प्लस प्लस के अपने ही कोई इनपुट आउटपुट वाले काम फंक्शन हैं, ऑपरेशन हैं। तो सी प्लस प्लस वाले इनपुट आउटपुट वाले कौन से ऑपरेशन हैं, कौन सी कमांड हैं, कौन सा क्या सिंटैक्स है उनका, अब हम वो देखेंगे, पहला काम करेंगे, ताकि हमें एक बार इनपुट आउटपुट करना आ जाए, सी प्लस प्लस वाले स्टाइल में आ जाए। ठीक है ना? तो देखो, ये सी का है स्कैन एफ, ये सी प्लस प्लस का है सी इन, ये सी का है प्रिंट एफ, और ये सी प्लस प्लस का है सी आउट। इसका मतलब हम सी प्लस प्लस में काम करेंगे तो स्कैन एफ की बजाय सी इन का यूज करेंगे और प्रिंट एफ की बजाय सी आउट का यूज करेंगे। स्कैन एफ और प्रिंट एफ क्या थे? ये फंक्शन थे सी लैंग्वेज में। लेकिन सी इन और सी आउट क्या है? ये ऑब्जेक्ट हैं। अभी आपको ऑब्जेक्ट के बारे में समझ नहीं है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है ये भी नहीं मालूम। वो हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, फिर मैं आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में भी एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी सिर्फ आप ये समझो कि ये जो दो वर्ड हैं सी इन और सी आउट, इनका काम, इनका यूज हम इनपुट और आउटपुट करवाने के लिए करेंगे। नाम से आपको याद रह जाएगा, सी इन का मतलब इनपुट करने के लिए, सी आउट का मतलब आउटपुट करवाने के लिए। पहली बात क्लियर हो गई? अब उसके बाद देखो अगला चीज, ये फंक्शन थे इसलिए हम इनको पैरेंथेसिस में एनक्लोज करके इनके अंदर आर्गुमेंट लिखते थे। यहाँ पर ये फंक्शन नहीं है, मैंने बोला था ऑब्जेक्ट हैं। ऑब्जेक्ट कोई अलग चीज होती है, लेकिन ऑब्जेक्ट के मतलब ये समझो कि यहाँ पर पैरेंथेसिस नहीं आएंगे। यहाँ पर क्या आएगा? अलग अलग चीज आएगी। क्या आएगी भाई? सी इन में तो आएगा डबल ग्रेटर देन का सिंबल, सी इन में डबल ग्रेटर देन का सिंबल आएगा, और सी आउट में डबल लेस देन का सिंबल आएगा। ये क्लियर हो गया? ये आपने लिखना ही लिखना है। सी इन के बाद डबल ग्रेटर देन का सिंबल लिखना है, सी आउट के बाद डबल लेस देन का सिंबल लिखना है। एक बात क्लियर हुई? उसके बाद प्रिंटएफ या स्कैनएफ में हम जो करते थे, स्कैनएफ जब हम यूज करते थे तो वेरिएबल बताते थे हम कि भाई कौन सा वेरिएबल है या उस वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस क्या है, कि जहां पर जो वैल्यू हम कीबोर्ड से डाल रहे हैं वो वैल्यू उस वेरिएबल के घर में पहुंच जाए। ऐसा करते थे। स्कैनएफ का लिख के दिखाऊं मैं आपको? ये होती थी आपकी स्कैनएफ स्टेटमेंट। स्कैनएफ परसेंटेज इन्वर्टेड कोमास परसेंटेज आई कोमा एम्परसेंड ए, ऐसी एक स्टेटमेंट स्कैनएफ स्टेटमेंट हम लिखते थे। यहां पर इन्वर्टेड कोमास के अंदर क्या लिखते थे? टाइप कन्वर्जन करैक्टर, ठीक है। और उसके बाद वेरिएबल का नाम नहीं, वेरिएबल का एड्रेस लिखते थे। एड्रेस कौन उठाएगा? एम्परसेंड ऑपरेटर, एड्रेस एक्सट्रैक्टिंग ऑपरेटर बोलते हैं इसको। तो एम्परसेंड ऑपरेटर ए के घर का पता उठाता था और उस पते पर जो हम कीबोर्ड से एंटर करेंगे वो वैल्यू
ए के घर के पते पर मेमोरी लोकेशन में पहुंचा देता था। ये इस फंक्शन का काम था। अब सी इन में हमको क्या करना पड़ेगा? सी इन इस स्कैनएफ से थोड़ा इंटेलिजेंट बंदा है, उसको ये समझाइश करने की जरूरत नहीं है, उसको समझाने की जरूरत नहीं है कि भाई इस ए का घर कहाँ है। इस ए के घर का पता बताने की जरूरत नहीं है, पता वो अपने आप ढूंढ लेगा। हमें सिर्फ ए बताना है। कैसे? सी इन डबल ग्रेटर देन का सिंबल लगाएंगे ही लगाएंगे, वो छोड़ना नहीं है। उसके बाद मैं लिख दूंगा ए। फिर आप कहोगे कि जी आपने ये तो खाली ए तो लिख दिया, चलो वो इंटेलिजेंट है कि भाई उसको घर का पता नहीं चाहिए, सिर्फ नाम चाहिए, वो पता अपने आप ढूंढ लेगा। लेकिन इसका क्या? टाइप कन्वर्जन करैक्टर का क्या? टाइप कन्वर्जन करैक्टर भी तो हमने यहां पर लिखा था, तो ये कुछ ज्यादा ही डम्ब था, ये ज्यादा ही भोला था। इसको हर चीज एक एक स्टेप में समझाना पड़ता था। यहां पर ना तो हमने टाइप लिखनी है, कन्वर्जन करैक्टर लिखना है, और ना हमें इसके घर का एड्रेस बताना है। दो चीजों से हमें आसानी हो गई। हम खाली नाम लिख देंगे वेरिएबल का, वेरिएबल का नाम इसको बताने पर वो दोनों काम अपने आप करेगा। क्या क्या काम? कि भाई इस वेरिएबल की टाइप कैसी है, जैसी टाइप होगी वैसी ही कन्वर्जन करेगा। हमें एक्सक्लूसिवली बताने की जरूरत नहीं है कि भाई तू इंटीजर टाइप की कन्वर्जन कर। वो अपने आप टाइप देखेगा और टाइप के हिसाब से खुद ही कन्वर्ट कर लेगा। हम तो कीबोर्ड से वैल्यू एंटर करेंगे, अगर वो टेक्स्ट है तो भाई वो टेक्स्ट के तौर पे रिसीव करेगा, अगर वो इंटीजर है तो इंटीजर के तौर पे रिसीव करेगा, फ्लोट है तो फ्लोट के तौर पे रिसीव करेगा। हमें उसके लिए अलग से कन्वर्जन नहीं बतानी, अपने आप करेगा। पहला काम हो गया। दूसरा कि एड्रेस नहीं बताना, सिर्फ नाम बताना है, एड्रेस अपने आप ढूंढेगा। तो बहुत आसान हो गया। तो अब आपको लगता है कि जी फिर इससे अच्छा हम C++ पहले कर लेते, वो आसान थी, ठीक है ना। लेकिन C++ के जो फीचर्स हैं, जो इसकी ब्यूटी है, वो थोड़ी सी मुश्किल है। प्रोग्रामिंग की जो अप्रोच है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है, जिसके लिए ये C++ वास्तव में बनी हुई है लैंग्वेज, उसको अभी हम टच नहीं कर रहे। अभी तो सिर्फ C और C++ में कोडिंग में क्या अंतर है, प्रोग्रामिंग में क्या अंतर है, वो समझा रहे हैं। प्रोग्रामिंग स्टाइल अलग है C++ का, वो आगे आएगा, ठीक है। तो ये बड़ा आसान काम हो गया। हमने अगर C++ में इनपुट करवाना होगा तो हम करेंगे C in डबल ग्रेटर देन और A, वेरिएबल का नाम जो भी है, वेरिएबल का नाम। और अगर एक से ज्यादा वेरिएबल इनपुट करवाने हैं, एक से ज्यादा वेरिएबल की वैल्यू इनपुट करवानी है, तो कैसे करेंगे भाई? अब आप कहोगे कि जी कोमा कोमा लगा सकते थे। जैसे यहां पर मान लो कोमा लगाते %A कोमा %B, यहां पर %i ऐसा कर लेते थे, तो यहां पर A कोमा B करते थे। लेकिन यहां पर कोमा नहीं लगेगा। एक ये जो डबल ग्रेटर का जो एक पेयर है, ये एक ही वेरिएबल को अपने आगे रिसीव करेगा। अगर आपने दो वेरिएबल इनपुट करवाने हैं तो फिर आपको एक बार दोबारा से डबल ग्रेटर का यूज करना पड़ेगा। समझ रहे हो? इसमें फ्रेम में आ रहा है ना। तो सी इन स्टेटमेंट समझ गए, आसान है स्कैनएफ से। और ये आपको पता ही है कि भाई जो C++ का प्रोग्रामिंग स्टाइल है वो C वाला और C++ वाला सेम है। क्या मतलब, मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपको वेरिएबल यूज करने से पहले उनको डिक्लेयर करना
मस्ट है, डिक्लेयर आप करोगे ही करोगे। टाइप डिक्लेरेशन स्टेटमेंट इंट ए कोमा बी, सी में भी यही स्टेटमेंट है, सी प्लस प्लस की भी यही स्टेटमेंट है, तो उसमें टाइप डिक्लेरेशन में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, जो हाँ अंतर आएगा आगे वो मैं बताऊंगा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आएगी। तो इसका मतलब आपको यहां पर इंट ए कोमा बी पहले लिखना है, टाइप डिक्लेयर करनी है, वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं, और उसके बाद सी इन ए डबल ग्रेटर देन ए डबल ग्रेटर देन बी, ये आपकी इनपुट हो जाएंगी दो वैल्यू, इंटीजर वैल्यू, अपने आप इंटीजर में कन्वर्ट करके वो असाइन कर देगा। अब सी आउट देख लो, ये प्रिंटफ था, प्रिंटफ के कोरस्पॉन्डिंग सी आउट है। सी आउट में यहां पर डबल ग्रेटर देन था, यहां पर डबल लेस देन है। ये वास्तव में ऑपरेटर्स हैं। ऑपरेटर इनको ऑपरेटर बोलते हैं। ये ऑब्जेक्ट है। सी इन और सी आउट ऑब्जेक्ट हैं। ऑब्जेक्ट क्या होती है आपको नहीं मालूम अभी, सिर्फ नाम समझ लो, भाई नाम है ये ऑब्जेक्ट है और ये ऑपरेटर है। ये डबल ग्रेटर देन वाला ऑपरेटर और ये डबल लेस देन वाला ऑपरेटर। अब इनको ऐसे नहीं बोलते भाई ये डबल ग्रेटर देन वाला ऑपरेटर है, ये डबल लेस देन वाला ऑपरेटर है, इनके नाम हैं। क्या नाम है? इंसर्शन ऑपरेटर, इसका क्या नाम है? इंसर्शन ऑपरेटर, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर ही है इसका नाम, देख लेता हूं। एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर नहीं, गलत लिख दिया मैंने, ये सी इन है ना, सी इन में तो ये उल्टा लिख दिया। और ये एक्सट्रैक्शन और इंसर्शन। इंसर्शन डबल लेस देन वाला इंसर्शन और डबल ग्रेटर वाला एक्सट्रैक्शन। ठीक लिख लिया? ये नाम है इनके ऑपरेटर के। तो अब हम प्रिंटफ की बजाय सी आउट स्टेटमेंट यूज करेंगे। सी आउट लिखेंगे, कीवर्ड है ये, इंसर्शन ऑपरेटर लगाएंगे, डबल लेस देन का सिंबल, और जिस वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करवाना चाहते हैं वो वेरिएबल लिख देंगे। दो वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करवानी है तो भाई ये डबल दोबारा लगाओ, बी। लेकिन इसमें फॉर्मेटिंग तो कोई हुई नहीं। मान लो ए की वैल्यू 10 दी मैंने, बी की वैल्यू 20 दी, ये 10 है, ये 20 है, तो मैंने सी आउट करवाया। स्क्रीन पे क्या दिखाई देगा मुझे? 10 20। ये तो इकट्ठा छाप देगा, ये 10 छाप देगा वैल्यू ए के नाम की, आगे बी के नाम की 20 छाप देगा, इकट्ठी छपेगी। तो हमें स्क्रीन पे क्या दिखाई देगा? 1020। हम कैसे डिस्टिंग्विश कर पाएंगे कि भाई 10 है अलग है और 20 अलग है?
तो बीच में कुछ स्पेसिंग वगैरह हमें देनी चाहिए। हम स्पेसिंग देंगे तो वो स्पेसिंग यूज करेगा, नहीं देंगे तो भाई नहीं यूज करेगा। यहां पर भी तो ऐसा करते थे प्रिंटफ में। प्रिंटफ में इन्वर्टेड कोमा, परसेंटेज आई, फिर बैकस्लैश टी यूज कर लेते थे। बैकस्लैश टी क्या काम करता था? टैब जंपिंग का काम, कि कर्सर जो है वो एक टैब जंप कर ले और बीच में स्पेस क्रिएट हो गया। छोटा स्पेस अगर देना होता था तो छोटा स्पेस दे देते थे फिजिकली यहाँ पे, मतलब कि स्पेस डाल के, और फिर दोबारा परसेंटेज आई लिख देते थे, इन्वर्टेड कोमा पूरी, फिर कोमा, फिर ए कोमा बी, ऐसा कर देते थे। तो बीच में जो स्पेसिंग है ये हम देते थे। तो यहाँ पर भी जो इनके बीच की स्पेसिंग है वो हमें को ही देनी पड़ेगी, उसमें इसकी कोई इंटेलिजेंस नहीं है। ये तो हमारी कमांड पर है, हम जैसी स्पेसिंग देना चाहते हैं, जितना स्पेस या कुछ मैसेज लिखवाना है। स्मेल आ रही है? स्मेल आ रही है बीड़ी की? मुझे आ रही है। हो सकता है इधर हो, कोई इधर स्मेल आ रही है। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे? ए और बी के बीच में स्पेसिंग देनी है। सी आउट इसी के आगे है, हो गया। फिर लेस देन, ऐसे सी आउट इंसर्शन ऑपरेटर, द वैल्यू ऑफ ए इज इंसर्शन ऑपरेटर। अब ये देखो, ये इसके लिए एक आइटम है प्रिंट होने के लिए। एक इंसर्शन ऑपरेटर आपने लगाया, वो अपने आगे एक आइटम को प्रिंट कर देगा। अब यहां पर अगर टेक्स्ट लिख दिया आपने तो वो टेक्स्ट को एज सच छाप देगा। अगर वेरिएबल लिख दिया तो वो वेरिएबल की वैल्यू छाप देगा। ये तो सिंपल बात है, क्लियर है। टेक्स्ट में और वेरिएबल में अंतर कैसे करता है? अगर इन्वर्टेड कोमा लगा रखी हैं तो वो टेक्स्ट है। अगर मैं इस ए के ऊपर भी इन्वर्टेड कोमा लगा देता हूं तो ये टेक्स्ट हो जाएगा। अब ये वेरिएबल नहीं रहा। और खुला लिखता हूं तो वो वेरिएबल माना जाता है। तो वो वेरिएबल के घर जाएगा, उसकी वैल्यू उठाएगा, उस वैल्यू को छाप देगा। तो एक इंसर्शन ऑपरेटर एक आइटम को प्रिंट करता है। एक इंसर्शन ऑपरेटर लगाया, एक आइटम, ये सारी इन्वर्टेड कोमा के अंदर सिंगल आइटम है। इसको, ये टेक्स्ट है, स्ट्रिंग है, तो इसको एज सच छाप देगा। दूसरा इंसर्शन ऑपरेटर लगाया, दूसरी आइटम क्या है? एक वेरिएबल है। वेरिएबल है तो भाई उसके घर जाकर वैल्यू उठा लाएगा, उसको छाप देगा। तीसरा इंसर्शन ऑपरेटर एक स्ट्रिंग है, इसको एज सच छाप देगा। चौथा इंसर्शन ऑपरेटर एक वेरिएबल है, उसकी वैल्यू छाप देगा। अब वैल्यू छापने में ए की और बी की इसने फिर हमसे, या हमने इसको नहीं बताया कि भाई ए किस टाइप का है, कन्वर्जन कैसे करेगा, बी किस टाइप का है। यहां पर जैसे परसेंटेज आई और परसेंटेज आई लिखे थे, कन्वर्जन करवाई थी हमने। यहां हमने कन्वर्जन नहीं करवाई। इंटेलिजेंट है, आप पे देख लेगा भाई मुझे कैसे करना है कन्वर्ट, क्या टाइप है उसकी,
तो ये इंटेलिजेंस शिप जो है, सी इन की इंटेलिजेंस भी समझा दी मैंने आपको, सी आउट की इंटेलिजेंस भी समझा दी। आसान है यूज करना सी इन को और सी आउट को। प्रिंटफ और स्कैनफ में हमें ज़्यादा महाभारत लिखनी पड़ती थी, इसमें काम सिंपल है, खाली वेरिएबल लिखो और आगे अपने आप मैनेज कर लेगा। सी इन और सी आउट, इनपुट और आउटपुट वाले ऑपरेशन आपको मैंने C++ के पहले लेक्चर में एक्सप्लेन कर दिए हैं। इस लेक्चर को अपलोड भी कर दूंगा मैं, वीडियो लेक्चर, अगर ये जो आज फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड कर रहे हैं, देखते हैं कैसा बनता है। एक और रह गया लास्ट पॉइंट, एक सेकंड, लास्ट पॉइंट रह गया। देखो स्कैनफ और प्रिंटफ सी लैंग्वेज में, इनको यूज करने के लिए हमारे पास हेडर फाइल थी stdio.h, हमें इसको इंक्लूड करवाना पड़ता था। लेकिन सी इन और सी आउट इनको हम यूज करे जा रहे हैं, इनकी कोडिंग कहाँ है? तो भाई इसके लिए भी कोई फाइल होगी, हेडर फाइल होगी। तो इनकी हेडर फाइल कौन सी है C++ में, जो मैं सी इन और सी आउट वाली ऑब्जेक्ट्स को यूज करने के लिए उस फाइल को इंक्लूड करूंगा, उसका नाम है iostream.h। अब तीनों का हमें कोरस्पोंडिंग वो मिल गया काउंटर, stdio.h हेडर फाइल का काउंटर मिल गया iostream.h, मतलब हमें यहाँ पर ये वाली फाइल यूज करनी है। हाँ ये ध्यान रखना, अगर आप इसमें प्रिंटफ और स्कैनफ ही यूज करना चाहते हो तो भाई फिर आपको यही फाइल इंक्लूड करनी पड़ेगी और ये हो जाएगी। इसमें कोई ये घबराने की जरूरत नहीं है कि जी C++ में ये वाली हेडर फाइल लगेगी कि नहीं लगेगी, बिल्कुल लगेगी। वो आपको इसीलिए मैंने शुरू में समझाया था कि सी वाली सारी कोडिंग C++ का कंपाइलर समझता है। C++ वाले कंपाइलर के पास सी वाली हेडर फाइलों का भंडार भी है सारा का सारा, और अपनी हेडर फाइलों का भंडार भी है। तो आप सी वाली फाइल यूज करवाओगे तो सी वाली कर देगा, C++ वाली इसकी अपने वाली करवाओगे तो अपने वाली कर देगा। जो भी फाइल इंक्लूड करवाओगे उसको C++ वाले कंपाइलर को उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हम अगर स्कैनफ और प्रिंटफ यूज करना चाहें तो हमें stdio.h यूज करनी पड़ेगी इंक्लूड, और अगर सी इन और सी आउट यूज करना चाहेंगे तो iostream.h यूज करनी पड़ेगी। दोनों ही यूज करना चाहते हैं भाई, मैं स्कैनफ प्रिंटफ का भी यूज कर रहा हूं, बीच में सी इन सी आउट का भी यूज कर रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। सी इन सी आउट के लिए iostream यूज करोगे, स्कैनफ प्रिंटफ के लिए stdio यूज करोगे, दोनों हेडर फाइल यूज कर लोगे। मल्टीपल हेडर फाइल आप यूज कर सकते हो, ये हम पहले भी कर चुके हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अपनी अपनी हेडर फाइल आपको ये ध्यान रखना होगा कि जो फंक्शन या जो आप ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हो उसकी कंटेनर फाइल यूज इंक्लूड करवानी पड़ेगी आपको। तो सी इन और सी आउट को एक्सप्लेन कर दिया मैंने। C++ का कोई छोटा मोटा ट्राई करने को हल्का फुल्का प्रोग्राम आप अब सी इन और सी आउट की मदद से बना सकते हो, और सी वाला कोड बीच में चलाना चाहो तो वो चल जाएगा। कोई असाइनमेंट स्टेटमेंट है, कोई ऑपरेशन है, कोई फॉर्मूला है, कोई आपने वो करना है, जमा घटा गुणा भाग करनी है, तो ऐसे ऐसे काम सेम है, वो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप वेरिएबल्स को इनपुट करवाओ, कोई ऑपरेशन उनके ऊपर लगाओ, और जितने कंट्रोल स्ट्रक्चर हैं वो भी सारे सेम हैं। सी वाला जो सिंटेक्स है, फॉर लूप है, वाइल लूप है, डू वाइल लूप है, इफ स्टेटमेंट है, वाइल स्टेटमेंट है, ये सारी स्टेटमेंट, सी वाली सारी स्टेटमेंटें कंट्रोल स्ट्रक्चर C++ में रन होंगे, मज़े से रन होंगे, सेम सिंटेक्स से रन होंगे। तो आप C++ का यूज करके और अपनी प्रोग्रामिंग, अपनी कोडिंग प्रोग्रामिंग शुरू कर सकते हो प्रैक्टिकल में। ठीक है, क्लियर हो गया? बस आज का लेक्चर मेरे ख्याल इतना ही है। हाँ, टाइम भी हो गया, अब इसको बंद कर